दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम सभी को आजादी से खुली हवा में सांस लेना बेहद अच्छा लगता है, परंतु इस खुली हवा का और हमारी आजादी का श्रेय किसे जाता है? हजारों देश प्रेमियों ने अपनी बलि चढ़ाकर हमें उपहार में आजादी दी है, और इन्हीं देश प्रेमियों में एक अनोखा शख्स वह है जो धोती पहने, लाठी लेकर तथा चेहरे पर एक मुस्कान दिए बिना शस्त्र हमारी आजादी के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ता रहा। हम में से कई लोग इन्हें महात्मा गांधी कहकर पुकारते हैं, कई इन्हें बापू बुलाते हैं तथा कई लोग राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें जानते हैं। दोस्तों, गांधी जी तो नहीं रहे, पर उनके विचार सदा के लिए अमर हो गए। आज भी लोग इन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं तथा इन्हीं के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इन्हें किसी परिचय की जरूरत तो नहीं, फिर भी आज मैं आपके साथ महात्मा गांधी की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ। शायद इसमें कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में स्थित काठियावाड़ के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और वह धार्मिक स्वभाव की थी। अपनी माता के साथ रहते हुए उनमें दया, प्रेम तथा ईश्वर के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा के भाव बचपन में ही जागृत हो चुके थे। महात्मा गांधी की प्राथमिक शिक्षा काठियावाड़ में ही हुई तथा उनकी हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई तथा उनके बालपन में ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा माखन जी से हो गया था। जब वे 19 वर्ष के हुए तो वह उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु लंदन चले गए, जहां से उन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। विदेश में गांधी जी ने कुछ अंग्रेजी रीति रिवाजों का अनुसरण तो किया, पर वहां के मांसाहारी खाने को नहीं अपनाया। अपनी माता की बात मानकर तथा बौद्धिकता के अनुसार उन्होंने आजीवन शाकाहारी रहने का निर्णय लिया। कुछ समय पश्चात वे भारत लौटे और फिर उन्होंने मुंबई में वकालत का कार्य आरंभ किया, जिसमें वह पूर्णतः सफल नहीं हो सके। इसके पश्चात उन्होंने राजकोट को अपना कार्यस्थल चुना, जहां वे जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वकालत की अर्जियां लिखा करते थे। इसके बाद वे सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय फर्म में वकालत के लिए चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन काल के 21 साल बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार तो ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बावजूद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से उन्होंने इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध तथा अपने देशवासियों के हित में प्रश्न उठाने आरंभ किए। उस समय देश में चारों तरफ अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था। जमींदारों की शक्ति से प्रभावित भारतीयों को बहुत कम भत्ता मिला करता था, जिससे देश में चारों तरफ गरीबी छा गई थी। सभी गांवों में गंदगी तथा बीमारी फैल रही थी। ऐसे ही गुजरात के खेड़ा गांव की स्थिति भी अकाल तथा अंग्रेजों के दमन के कारण अत्यंत दुखदायी थी। यही से गांधी जी की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हो गई। गुजरात के खेड़ा गांव में एक आश्रम बनाकर उन्होंने तथा उनके समर्थकों ने इस गांव की साफ सफाई का कार्य आरंभ किया तथा विद्यालय व अस्पताल भी निर्मित किए गए। खेड़ा सत्याग्रह के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर यह जगह छोड़ने का आदेश दिया गया, जिसके विरोध में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। गांधी जी के समर्थक व हजारों लोगों ने रैलियां निकाली तथा उन्हें बिना किसी शर्त रिहा करने के लिए आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप उन्हें रिहाई मिली। जिन जमींदारों ने अंग्रेजों के मार्गदर्शन में किसानों का शोषण किया तथा गरीब लोगों को क्षति पहुंचाई, उनके विरोध में कई प्रदर्शन हुए, जिसका मार्गदर्शन गांधी जी ने स्वयं किया।
उनकी देश के लिए निस्वार्थ सेवा को तथा देशवासियों के लिए प्रेम को देखते हुए लोगों ने उन्हें बापू कहकर संबोधित किया। उसके बाद पूरा देश उन्हें बापू के नाम से जानने लगा। खेड़ा गांव को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद गांधी जी ने पूरे देश की जनता के हित में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी, जिसमें उनके मुख्य हथियार थे सत्य, अहिंसा और शांति। गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। असहयोग आंदोलन जालियनवाला बाग हत्याकांड के पश्चात और भड़क गया तथा गांधी जी ने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की। उनके अनुसार हिंसा को अनुचित बताया गया। इसके बाद हो रही हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने अपना ध्यान सरकारी संस्थाओं द्वारा देश में संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर केंद्रित किया। फिर सन 1921 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा उन्होंने स्वदेशी नीति अपनाते हुए देशवासियों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया, लोगों से खादी पहनने हेतु आग्रह किया तथा महिलाओं को भी अपने इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। असहयोग आंदोलन को संपूर्ण देश में सफलता प्राप्त हुई तथा अधिकतम लोगों ने स्वदेशी नीति का अनुसरण किया। दुर्भाग्यवश चौरी चौरा के हिंसात्मक कांड के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा तथा उन्हें 2 साल कारावास में भी व्यतीत करने पड़े। फरवरी 1924 को उन्हें रिहाई मिल गई। कारावास के बाद भी गांधी जी तरह तरह से देश में हो रही हिंसा तथा अत्याचार को रोकने में प्रयास कर रहे थे। फिर 1930 में नमक पर लगे टैक्स के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें दांडी यात्रा प्रमुख रही। इसके बाद देश की जनता को जागरूक होते तथा जोश में देखकर सरकार ने बापू के साथ वार्तालाप किया, जिसका नतीजा गांधी इरविन की संधि के रूप में आया। इस संधि के अनुसार सरकार ने गांधी द्वारा चल रहे आंदोलन को समाप्त करके उसके बदले में राजनीतिक भारतीय कैदियों को आजाद किया। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जिसका परिणाम नकारात्मक रहा। इसके पश्चात इरविन के उत्तराधिकारी के प्रतिनिधित्व में फिर भारतीयों पर अत्याचार बढ़ा तथा गांधी जी को फिर एक बार कारावास भेजा गया, परंतु उनके समर्थकों द्वारा यह आंदोलन जारी रहा। तब अंग्रेजों को उनकी असफलता का अंदाजा होने लगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को और तीव्र किया गया। इस सर्वव्यापी आंदोलन में हिंसा तथा गिरफ्तारी भी हुई, जिसके पक्ष में बापू नहीं थे, क्योंकि बापू ने संपूर्ण भारत को अहिंसा से करो या मरो द्वारा स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहा। गांधी जी तथा कांग्रेस के सदस्यों को फिर से गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के लिए यह कारावास बहुत घातक रहा। इस समय वह बीमार भी हुए तथा कस्तूरबा का भी देहांत हो गया। उनके कारावास में रहते हुए भी भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा और सफल हो गया। आखिरकार अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया, परंतु गांधी जी ने कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए कहा, क्योंकि यह प्रस्ताव भारत को विभाजन की ओर ले जा रहा था। परंतु हिंदू और मुस्लिमों में असंतोष को देखते हुए उन्होंने दिल्ली में आमरण अनशन किया तथा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देकर अलग कर दिया गया। गांधी जी एक सफल लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, उनमें उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। उसे एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जब 30 जनवरी 1948 को रात्रि में दिल्ली के बिरला भवन में घूम रहे थे, उस समय नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस दुर्घटना से सारा विश्व शोकमग्न हो गया और फिर दिल्ली राजघाट में लाखों समर्थकों के हाजिरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे तथा उसके सहयोगी को भी फांसी दे दी गई। गांधी जी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को इस देश से बाहर कर दिया। अपने परिवार को त्याग कर संपूर्ण जीवन उन्होंने देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी तथा अंत में देश के हित के लिए ही शहीद हो गए। इनका संपूर्ण जीवन भारत के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गया। वे हमेशा कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वे कहते थे, भविष्य में क्या होगा यह मैं कभी नहीं सोचना चाहता, मुझे बस वर्तमान की चिंता है। भगवान ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। अगर आप भी महात्मा गांधी जी के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग इसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी।
फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।